myself Deepak Gondalia. In this lecture, we will study about the significant digit, and significant digit represent with the norms all non-zero number are significant. So 1, 2 up to 9, that all are the significant number. Second terms, zeros between two non-zero are the significant. Let us take example. Suppose 1 0 0 1. Here 1 and also 1 both are the significant number, and two zeros between the non-zero number, that means here the four significant number. Clear? So first rules, all the non-zero are significant, and second rule, zero between the non-zero are significant. Third rule, if any value less than 1 and it is decimal, so 0 before non-zero number are significant are not significant, and zeros after non-zero number are significant. Okay, if taking with example, here the example 0.012300, in this example the value is less than 1, मतलब कि यहाँ पे जो भी वैल्यू है लेस देन 1 है, यानी कि 0.0 से समथिंग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो हियर 1 इज द नॉन जीरो नंबर एंड 3 इज द नॉन जीरो नंबर. तो यहाँ पे डिफाइन कर लो कि नॉन जीरो नंबर के जो आगे के जीरो है, बिफोर जीरो, आगे के जितने भी जीरो, हियर 2 0 आर नॉन सिग्निफिकेंट, and 0 after the non-significant, it is the significant. 0 after the non-zero, that is the significant, and 0 before the non-zero, it is the non-significant. So total significant figures 1, 2, 3, 4 and 5. So answer is 5 significant number. Clear? Next, further rules. Zero trailing after whole number, either integer number, are नॉन सिग्निफिकेंट. मतलब कितने भी जीरो रिपीट हो रहे हैं, किसके पीछे रिपीट हो रहे हैं, यानी कि होल नंबर 1 2 3 0 0 0 ऐसे ट्रेल करे, तो ये 3 0 है, दैट इज द नॉन सिग्निफिकेंट. बट 1 2 3 है, इट इज द सिग्निफिकेंट, सो वी कैन रिप्रेजेंट ओनली 3 significant numbers. Clear? The another rules, for any decimal number greater than 1, कोई भी नंबर है एक से ज्यादा है, फॉर एनी सिग्निफिकेंट नंबर, कोई भी नंबर है, इट इज ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा है, आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी नंबर एक से ज्यादा है, एंड इट इज द डेसिमल नंबर, एंड 0 ट्रेलिंग आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट. मान लो कि ऐसे टर्म में 123.000 ऐसे दिया है, 123.000, तो ये टोटल 6 सिग्निफिकेंट नंबर. अगर यही चीज 13000 ऐसे दिया,
तो ओनली फॉर 3 सिग्निफिकेंट नंबर, यानी कि होल नंबर है तो होल नंबर के पीछे कितने भी जीरो रिपीट हो, होल नंबर के पीछे कितने भी जीरो रिपीट होते इट इज नॉट सिग्निफिकेंट नंबर। अगर कोई भी डेसिमल नंबर है उसके पीछे जीरो ट्रेल कर रहा है तो इसका मतलब है वहां पे वो सिग्निफिकेंट नंबर। दोनों के बीच का लॉजिकल रीजन यही है कि सिग्निफिकेंट नंबर डिफाइंस योर सर्टेनिटी, यानी कि जो भी वैल्यू है उसकी सर्टेनिटी डिफाइन करे, मतलब कि 123.000 है तो मतलब कि यहाँ पे जो भी आंसर मिलेगा दैट इज द सर्टन आंसर, यानी कि उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। और 1 2 3 पीछे जितने भी जीरो है उसकी एक्यूरेसी की कोई हमको रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो नेक्स्ट लॉ के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद में जो भी लॉ है कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, द पावर इन एनी डिजिट, यानी कि कोई भी डिजिट के अंदर पावर आती है दैट इज अ नॉन सिग्निफिकेंट नंबर। तो यहां पे लिख दो पावर इन एनी न्यूमेरिकल वैल्यू इट इज नॉन सिग्निफिकेंट। मान लो कि कोई भी वैल्यू के अंदर पावर आ रही है तो पावर को आप नॉन सिग्निफिकेंट नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते। सपोज 2.0 इंटू 10⁻23, 2.0 इंटू 10⁻23, तो मतलब कि यहाँ पे 2.0 हियर इज द टू सिग्निफिकेंट नंबर बट पावर हैज द एनी सिग्निफिकेंट नंबर, कोई भी सिग्निफिकेंट नंबर है इट इज नॉन सिग्निफिकेंट। क्लियर? Second thing, in any equation, if there is constant value, so it has infinite significant number। मान लो कि आप कोई भी चीज के बारे में बात करें, पर्टिकुलर कोई भी इक्वेशन ले रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRh, जो होलो सिलेंडर होता है, होलो सिलेंडर का एरिया होता है 2πRh, 2 and pi both are the constant number, so 2 has 2.00000, यहाँ पे इनफाइनाइट तक जीरो इंक्रीज हो सकता है, यानी कि इसके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर है। और मैं बात कर रहा हूँ पाई की, तो पाई इज इक्वल टू 3.14, जो भी आंसर 14 1 2 3 4 ऐसे जो भी वैल्यू है वो इनफाइनाइट तक बढ़ती रहती है, मतलब उसके पास भी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर है। तो सिंपल सी चीज़ है कि कोई भी कांस्टेंट टर्म है 2 and pi बोथ हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर, मतलब कोई भी टर्म अगर कांस्टेंट आती है तो कांस्टेंट टर्म के पास ऑलवेज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर। चलो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी ओनली फॉर है राउंड ऑफ के लिए, और राउंड ऑफ के रूल्स हम डिफाइन कर रहे हैं। ओके, क्लियर दिस रूल अबाउट द सिग्निफिकेंट नंबर्स। नाउ डिस्कस अबाउट द रूल्स फॉर द राउंड ऑफ। फॉर द राउंड ऑफ रूल्स, इफ यू वांट टू एलिमेंट एनी नंबर, मैं यहाँ पे जो भी फंडामेंटल पॉइंट्स हो मैं लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इफ एनी नंबर वी वांट टू ड्रॉप, मान लो कि कोई भी नंबर है आप ड्रॉप करना चाहते हैं, जैसे कि 2.348 ऐसे नंबर है, एंड वी वांट टू ड्रॉप 8 को हम ड्रॉप करना चाहते हैं। ड्रॉप मतलब कि एलिमेंट करना चाहते हैं, कोई भी टर्म है उसके अंदर से निकालना चाहते हैं। तो कोई भी टर्म को निकालना है तो क्या होगा, इफ यू वांट टू ड्रॉप एनी नंबर, कोई भी नंबर को आप ड्रॉप करना चाहते हैं लाइक 8, इफ इट इज ग्रेटर देन 5, मान लो कि वो 5 से ज्यादा है तो आप डिफाइन कर सकते हो 8 इज ग्रेटर देन 5, इन दैट केस ड्रॉप 8 को ड्रॉप कर दो एंड एड 1 इनटू द नंबर बिफोर 8 के पहले जो भी नंबर है उसके अंदर आप एक ऐड कर दो, तो आपका आंसर यही होगा कि 2.34, 4 के अंदर 1 ऐड करना है तो क्या हो जाएगा 5, तो 2.35, दैट इज योर आंसर। फर्स्ट रूल के बारे में डिफाइन करें कि इफ वी वांट टू ड्रॉप एनी नंबर, कोई भी नंबर को ड्रॉप करना चाहते, जो नंबर ड्रॉप करना चाहते इट इज ग्रेटर देन 5, मतलब 5 से ज्यादा है, बड़ा है, तो 8 को ड्रॉप कर दो, उसके आगे वाली वैल्यू यानी कि जो भी नंबर है उसके अंदर 1 ऐड कर दो, तो 8 निकाल दिया, 4 के अंदर 1 ऐड कर दिया तो 5 आंसर मिल गया। सो आंसर इज 2.35। चलो सेकेंड रूल, फर्स्ट रूल,
if we want to drop any number and number is less than 5, मान लो कि एग्जांपल यहाँ पे है 2.143 एंड वी वांट टू ड्रॉप अ 3 को ड्रॉप करना चाहते हैं, 3 इज लेस देन 5, तो ड्रॉप डायरेक्टली दिस नंबर, जो भी नंबर है उसको डायरेक्टली आप ड्रॉप कर दो। तो मैंने 3 को डायरेक्टली ड्रॉप कर दिया, सो आंसर इज 2.14, वेरी इजी है। ग्रेटर देन 5 है तो ड्रॉप करो, आगे की वैल्यू में 1 ऐड कर दो, लेस देन 5 है तो डायरेक्टली ड्रॉप कर दो। तो ये बेसिक फंडामेंटल है। चलो थर्ड रूल्स, ओके। थर्ड रूल्स के अंदर ऐसा है, इफ वी वांट टू ड्रॉप एनी नंबर एंड द नंबर इज 5, कोई भी नंबर को ऐड करना है, सपोज मान लो कि 2.1451, यानी कि 5 को आपको रिमूव करना है। इफ वी वांट टू ड्रॉप एनी नंबर, कोई भी नंबर को आप ड्रॉप करना चाहते हैं एंड द नंबर इज 5, द नंबर इज 5 एंड आफ्टर 5 देयर इज अ नॉन जीरो नंबर, 5 के पीछे नॉन जीरो नंबर, यानी कि 1 से लेके 9 तक की वैल्यू, कौन सी वैल्यू, 1 से लेके 9 तक, देन एलिमेंट 5 एंड ऐड 1 इनटू द बिफोर नंबर, जो भी आगे के नंबर है उसके अंदर आपको एक ऐड करना है। सो आंसर इज 2.15, आंसर इज 2.15। ये पॉसिबल तब होगा कि 5 के पीछे नॉन जीरो नंबर होने चाहिए। नॉन जीरो मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसी वैल्यू है, तो 5 को ड्रॉप कर दो, और आगे वाली वैल्यू में एक ऐड कर दो। तो फर्स्ट फंडामेंटल, थर्ड पॉइंट है उसका, जो फर्स्ट पार्ट है ए के अंदर है कि 5 को एलिमिनेट करना है, जहीं जो भी इक्वेशन है, जो भी वैल्यू है उसके अंदर 5 प्लेस किए, तो 5 को एलिमिनेट करे, तो पीछे देखो, पीछे क्या है, नॉन जीरो नंबर, तो डायरेक्ट 5 को एलिमिनेट कर दो, आगे की वैल्यू में 1 ऐड कर दो। चलो नेक्स्ट बी, इफ यू वांट टू ड्रॉप अ 5 एंड आफ्टर 5 देयर इज अ 0, मतलब कि 5 के पीछे 0 है, तो अभी क्या करना है। जब 0 नहीं था तो हमने क्या किया कि जो नॉन जीरो है तो 5 को निकाले और आगे हम 1 ऐड कर दिए, लेकिन यहाँ पे 5 के पीछे 0 है, तो इन दैट केस चेक द नंबर बिफोर द 5 के आगे वाली वैल्यू को आप देखो, तो कौन सी वैल्यू है, ऑड। तो इफ द नंबर इज इवन और ऑड, तो आप देखो यहाँ पे नंबर है इवन, इफ नंबर इज इवन देन ड्रॉप 5 डायरेक्टली, नंबर जो है इवन नंबर है, सो ड्रॉप 5 को आप ड्रॉप कर दो। ओके, सो आंसर इज 2.14, द आंसर इज 2.14। सी मेथड में if you want to drop a 5 and there is 0 after the 5 के पीछे 0 है और आगे जो वैल्यू है that is the odd number, आगे जो वैल्यू है कैसी है, odd number है, then drop the 5 and add 1 into the before number, यानी कि आपको एक ऐड करना है। so finalized answer is 2.14, finalized answer is 2.1। समझ में आ रहा है। अगर राउंड ऑफ के सिंपल रूल्स है, फर्स्ट रूल में ग्रेटर देन 5 है तो एलिमिनेट करो, 1 ऐड कर दो, लेस देन 5 है तो डायरेक्टली एलिमिनेट कर दो, लेकिन एग्जैक्टली 5 है तो उसके अंदर 3 डिफरेंट नॉर्म्स है। एग्जैक्ट 5 है तो उसके अंदर 3 डिफरेंट नॉर्म्स है। फर्स्ट नॉर्म के अंदर देखो कि अगर 5 है और उसके पीछे नॉन जीरो है, 5 है और उसके पीछे नॉन जीरो है, तो 5 को निकाल दो और उसके आगे की वैल्यू में 1 ऐड कर दो, आगे की वैल्यू में 1 ऐड कर दो, चलो वो खत्म। लेकिन अगर 5 है और उसके पीछे 0 नंबर है, तो हमको चीज देखनी है कि आगे वाली वैल्यू ओड है या इवन है। अगर ओड होती है तो 5 निकालो और 1 ऐड कर दो, ओड है तो 5 निकालो 1 ऐड कर दो, अगर इवन है तो 5 को डायरेक्टली निकाल दो। उसके लिए ऐसे रूल्स डिफाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली सिग्निफिकेंट नंबर और यहाँ पे राउंड का नंबर भी हमने डिफाइन कर लिया। लेट अस टेक अबाउट इस एग्जांपल। चलो फ्रेंड्स इस कॉन्सेप्ट के बेस पे हमने 3 डिफरेंट एग्जांपल डिफाइन किए, उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो फर्स्ट है मास m इज इक्वल टू 5.74 ग्राम एंड v इज इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे क्वेश्चन में सिंपल इतना है कि आपको डेंसिटी फाइंड करनी है। डेंसिटी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला रो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। सो मास 5.74 एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.2। अब इसका आंसर फाइंड करेंगे, मतलब कैल्सी का यूज करना है तो कर सकते हैं, इसे नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कैल्सी के यूज में भी आप डिफाइन कर सकते हो। तो देखो मैं यहाँ पे कैल्सी का यूज करके आंसर निकाल रहा हूँ।
तो जो आंसर मिल रहा है एग्जैक्टली 4.783 और यूनिट होगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन आपको सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करना है, यहाँ पे जो भी आंसर आ रहा है उसके अंदर आपको एग्जैक्टली सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज करना है। तो मतलब देखो एक मास है, मास के अंदर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है और वॉल्यूम है तो वहां पे 2 है। तो मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का रूल्स कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल्स है तो कि जो भी क्वांटिटी है, दोनों क्वांटिटी मास और वॉल्यूम, उसके अंदर दोनों में के अंदर जिसमें भी लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर हो, लिस्ट सिग्निफिकेंट यानी कि कम से कम सिग्निफिकेंट हो, उतने ही आंसर में चाहिए। तो यहाँ पे कितने हैं, 2 है, तो आंसर में भी 2 तक ही रखना है। तो आप 8 को एलिमिनेट करो, 8 को एलिमिनेट करते हो तो आगे की वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा, तो 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये आपका आंसर मिलेगा। क्लियर, क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही जाना है। ओके चलो, यहाँ पे सेकेंड थिंग है कि आपको b माइनस ए फाइंड करना है। a इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁶ एंड b इज इक्वल टू 4.0 इंटू 10⁻⁴। तो पहले क्या करते हैं, b माइनस ए फाइंड करने से पहले आप a की पावर जो है 10⁻⁴ तक लिख दो। तो आप लिख सकते हो 2.5 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁴। मैंने पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, पावर जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। 6 इज इक्वल टू 2 प्लस 4, 2 को 2.5 इंटू 10⁻² यानी कि इस दोनों पावर का अगर आप डिवाइड करते 2.5 डिवाइड बाई 100 करते हो तो आंसर मिलेगा 0.025। क्या होगा, 0.025 इंटू 10⁻⁴, दैट इज द वैल्यू फॉर ए। आपको अभी ए की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। ओके, मुझे फाइंड करना है b माइनस ए। सो b माइनस ए इज इक्वल टू 4.0 इंटू 10⁻⁴ माइनस 0.025 इंटू 10⁻⁴। इन दोनों के अंदर से कॉमन क्या आएगा, इन दोनों के अंदर से कॉमन क्या आएगा, 10⁻⁴। तो -4 कॉमन निकालो। 4 माइनस 4.0 माइनस 0.025, 4.0 माइनस 0.025, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ऐसे होगा 4.000 माइनस 0.025। 0 में से 5 कट नहीं होगा तो यहाँ पे आप क्या कर दो, बोरो करते हो, तो बोरो करते हो तो यहाँ पे 0 में से भी नहीं होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10। 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7, 7 माइनस 0, 7 में से 0 माइनस करते हो तो 0, और यहाँ पे सॉरी 9 माइनस 0, 9 माइनस 0 9, और यहाँ पे आ गया 3। तो सिंपली 3.975 आंसर जो मिल रहा है आप फाइंड कर सकते हो। 3.975 मल्टीप्लाई विथ 10⁻⁻⁴, मल्टीप्लाई विथ 10⁻⁻⁴। लेकिन मैंने बताया था कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर लिस्ट चाहिए, लेकिन सब्ट्रैक्शन और एडिशन के अंदर क्या चाहिए, तो आफ्टर डेसिमल पॉइंट जितने भी सिग्निफिकेंट नंबर है उतने चाहिए। तो देखो डेसिमल पॉइंट के आफ्टर में दोनों के अंदर एक ही है, तो हमारा भी आंसर यहाँ पे जो है आफ्टर डेसिमल वी रिक्वायर ओनली 1 सिग्निफिकेंट नंबर, यानी कि 7 को राउंड ऑफ करो, 7 इज ग्रेटर देन 5, यानी कि आगे वाली वैल्यू के अंदर 1 ऐड हो जाएगा। तो मतलब कि 9 का 10 होगा तो इसका 1 कैरी फॉरवर्ड होकर 3 के अंदर आएगा, तो आंसर मिलेगा 4.0। क्या होगा 4.0 इंटू 10⁻⁴। मतलब कि ये जो b की वैल्यू है उसके अंदर से a बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, वो आप सब्ट्रैक्ट करते हो, जो सब्ट्रैक्ट करे तो आंसर के कोई भी चेंज नहीं आता। मतलब बड़ी वैल्यू में से अगर छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती है तो आंसर रिमेन कांस्टेंट बिकॉज वी रिक्वायर द सिग्निफिकेंट डिजिट। ओके चलो लास्ट हम देखते हैं। तो क्या है, ए बी सी का एडिशन करना है, तो आप लिख सकते हो ऐसे, b बड़ा है सी बड़ा है 17.456 प्लस 4.330 एंड 6.200, एडिशन कर दो। 6 8 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 7 17, 1 कैरी फॉरवर्ड 2, तो 27.986 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का आंसर मिल गया। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैंने बताया कि अगर एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है तो आफ्टर डेसिमल पॉइंट वी रिक्वायर मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर। तो देखो
आफ्टर डेसिमल देर इज ओनली 2, डेसिमल पॉइंट के पीछे ओनली 2 यानी कि 1 सिग्निफिकेंट नंबर है, मतलब कि मुझे 8 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। 8 को राउंड ऑफ करते हैं तो आंसर क्या होगा, 27 पॉइंट यहाँ पे 9 का 10 हो जाएगा, तो यानी कि 1 कैरी फॉरवर्ड, यानी कि 28.0 आंसर मिलेगा। जो आंसर मिलेगा 28.0, बिकॉज 8 को राउंड ऑफ करते हैं तो 1 कैरी फॉरवर्ड होगा 9 के अंदर, 9 + 1 10, तो 10 का भी 1 है वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, तो 27 + 1 28.0 आंसर आपका मिलेगा। क्लियर फ्रेंड्स। तो आपको अगर मल्टीप्लिकेशन के बारे में और अगर डिवीजन के बारे में पूछते हैं तो सिंपल सी चीज़ याद रखो कि जो भी वैल्यू है, जो भी यानी कि 4-5 रिजल्ट कोई भी दिया, ऑब्जर्वेशन कोई भी दिया, उसके अंदर पहले मिनिमम यानी कि लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर निकालो और आंसर में वही सिग्निफिकेंट नंबर चाहिए। अब बात करते हैं एडिशन की और सब्ट्रैक्शन के अंदर। अगर मान लो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो उसके अंदर फाइंड क्या करना है, तो आफ्टर डेसिमल पॉइंट जितने भी मिनिमम यानी कि लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर है वो रिप्रेजेंट करने हैं, जो भी एग्जांपल के साथ मैंने पढ़ा दिया है। ओके, तो ये नोट कर लो जल्दी से। चलो फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें, दैट इज द पैरेलैक्स मेथड। तो पैरेलैक्स मेथड किस तरीके से यूज होती है हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो पैरेलैक्स मेथड इज यूज फॉर टू डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन टू फार मोर ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत ही डिस्टेंस पे है, जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन मून, डिस्टेंस बिटवीन जुपिटर, अर्थ एंड जुपिटर, यानी कि हर एक का डिस्टेंस हम मेजर करते हैं बहुत ही डिस्टेंस के, जो नॉर्मली जो भी मेजरमेंट सिस्टम है उससे आप फाइंड नहीं कर सकते, तो इन दैट केस द पैरेलैक्स मेथड इज यूज। सपोज आप फाइंड करना चाहते हो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, क्लियर। तो सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस फाइंड करना है तो क्या मेथड है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर टेकिंग ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट। मान लो कि ए पॉइंट ए है, दूसरा बी है, एंड बोथ आर द डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, यानी कि डायमीटर के एंड पॉइंट पे जो भी लोकेशन है ए एंड बी, वहां से आप इस सन की जो सरफेस है इस पॉइंट पे आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। एक पैरेलैक्स रे यहाँ पे एओ आया, दूसरा पैरेलैक्स रे यहाँ पे बीओ आया, एंड दैट क्रिएट एंगल थीटा। दोनों ने जो एंगल क्रिएट किया दैट इज द थीटा। ए बी इज कॉल्ड द बेसिस, ए बी को आप डिफाइन कर सकते हैं बेसिस, और बेसिस को आप बी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, बेसिस इज इक्वल टू बी, एंड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन दैट इज कैपिटल डी। अर्थ और सन के बीच का जो भी डिस्टेंस है कैपिटल डी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे बात करूंगा कि अगर आपको बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करना है कि जो हम देख सकते हैं लेकिन कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है उसको फाइंड करने के लिए, पर्टिकुलर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है फाइंड करने के लिए, तो उस केस के अंदर क्या करेंगे, तो वहां पे हम पैरेलैक्स मेथड यूज करेंगे। पैरेलैक्स मेथड क्यों यूज कर सकते हैं, तो उसका सिंपल रीजन है कि मान लो कि आप यहाँ पे कोई लोकेशन पे हो और आपका फ्रेंड दूसरे लोकेशन पे, आप सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसकी जो भी लाइन निकल रही है, पैरेलैक्स रे निकल रहा है, दोनों के लिए सेम होगा, दोनों के लिए क्या होगा, सेम। एंड यहाँ पे जो एंगल बनेगा इट इज टू मच स्मॉलर, बहुत ही छोटा एंगल होगा, इट इज इन टर्म्स ऑफ सेकेंड। किसके फॉर्म में होगा, सेकेंड के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे ये बेसिस मतलब कि आपको डायमीटर अर्थ का पता है, अर्थ का डायमीटर क्या है, तो b इज इक्वल टू 2 इंटू आर, 2 इंटू 6400 किलोमीटर, यानी कि 12800 किलोमीटर, मतलब क्या होगा 12800 किलोमीटर उसका डायमीटर। तो सिंपल सी चीज है, तो यहाँ पे ये जो आंसर मिला है ये आर्क मिली, यहाँ पे थीटा मिला, और यहाँ पे ये रेडियस है। आर्क को आप बी लिख दो, रेडियस को कैपिटल डी लिख दो, तो थीटा की वैल्यू क्या है, तो आपको पता है थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। थीटा इज इक्वल टू क्या है, आर्क बाय रेडियस। क्लियर फ्रेंड्स। आर्क बी है तो थीटा इज इक्वल टू बी बाय कैपिटल डी, थीटा इज इक्वल टू बी बाय कैपिटल डी। चलो, तो आपको फाइंड क्या करना है, डी। सो डी इज इक्वल टू बी बाय थीटा, डी इज इक्वल टू क्या होगा, b by theta. b is called the diameter of earth, b is called the diameter of earth, and theta is called angle inscribed at
सन्स एनी पॉइंट, सन के कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो भी एंगल बना है दैट इज द थीटा, इट इज कॉल्ड पैरेलैक्स एंगल, इट इज कॉल्ड पैरेलैक्स एंगल। थीटा मस्ट बी इन रेडियन, थीटा को आप रेडियन में फाइंड करना है। आपको जो दिया है थीटा ऑलवेज सेकंड के अंदर ही दिया हुआ, थीटा जो है मोस्टली सेकंड के अंदर ही डिफाइन किया है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास रिलेशन है 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 पाई बाई 180। 1 रेडियन इज इक्वल टू, रेडियन को आप डिग्री में कन्वर्ट करते हो, रेडियन को आप डिग्री में कन्वर्ट कर दे तो 180 बाई पाई होगा, इन 1 डिग्री होगा तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180, और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 डिवाइड बाई पाई, 180 डिवाइड बाई पाई। नेक्स्ट डिफाइन करते हैं यहाँ पे 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, मिनट को सिंपल एक सिंगल डैश से रिप्रेजेंट करना है, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। So ultimately 1 degree is equal to 60 minute multiplied with 60 second, then means 3600 सेकेंड, यानी कि 1 डिग्री की वैल्यू 3600 सेकेंड होता है। तो देखो सेकेंड को हम कन्वर्ट करते हैं, सेकेंड को कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, सो यहाँ पे 1 सेकेंड सब्जेक्ट कर ले, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3600 डिग्री, डिग्री को आप रेडियन में लिख दो तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3600 मल्टीप्लाई विथ पाई डिवाइड बाई 180, मल्टीप्लाई विथ पाई डिवाइड बाई 180, दैट इज योर आंसर फॉर रेडियन, आंसर आ गया रेडियन के अंदर। ओके, तो इस मेथड का यूज करके आप डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैनेट, इधर डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ और सन एंड स्टार, दूसरे स्टार से भी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, तो ये मेथड है। लेकिन मान लो कि आपको डायमेंशन फाइंड करने, कोई भी पर्टिकुलर प्लैनेट है, उस प्लैनेट के डायमेंशन यानी कि उसका वॉल्यूम कितना है और मास कितना है वो फाइंड करना है, तो क्या होगा, तो आप देखिए यहाँ पे हम किस तरीके से मास भी फाइंड कर सकते हैं और वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग पैरेलैक्स मेथड फाइंड diameter of planet and find volume and mass, find volume and mass। ओके, मतलब कि आपको पैरेलैक्स मेथड का यूज करके पहले तो डायमीटर निकालना है और आफ्टर डायमीटर वी विल फाइंड द वॉल्यूम एंड देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द मास। चलो तो देखते हैं। सपोज हमने लास्ट सेशन में से डिफाइन किया था कि अर्थ के जो बेसिस है यानी कि डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट वहां से ऑब्जर्व हो रहे हैं, लेकिन इस कंडीशन में थोड़ा डिफरेंट, क्योंकि हमको फाइंड क्या करना है कि ये जो कोई प्लेनेट है, इस प्लेनेट के डायमीटर की बात करें तो ये जो लोकेशन है अर्थ का है, अर्थ के एक ही पॉइंट से आप डायमेट्रिकली एंड पॉइंट को ऑब्जर्व करें किसी भी प्लेनेट का। मान लो कि ये मार्स है, ये मार्स का जो भी डायमेट्रिकली एंड पॉइंट है वहां पे हमने ऑब्जर्व किया, तो ये फर्स्ट पैरेलैक्स लाइन, दूसरी पैरेलैक्स लाइन यहाँ पे जो एंगल क्रिएट करती है दैट इज अल्फा, एंड द डायमीटर ऑफ प्लेनेट डी एंड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मार्स इज कैपिटल डी। वो हम फाइंड कर सकते हैं प्रीवियस मेथड से। डी फाइंड करना है तो प्रीवियस मेथड का यूज करो, अगर स्मॉल डी फाइंड करना है तो इस मेथड से यानी कि डायमीटर ऑफ प्लेनेट फाइंड कर सकते हैं। तो लिखो कैपिटल डी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन two planet, distance between two planet, and small d is equal to distance between, so distance the diameter of planet, diameter of planet। okay, तो सेम फंडा, एक कुछ आर्क मिल रही है यहाँ पे, एंगल अल्फा है और यहाँ पे डी है और कैपिटल डी है, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो आर से और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो रेडियस से। तो अल्फा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, अल्फा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो अल्फा इज इक्वल टू आर्क की वैल्यू डी और रेडियस की वैल्यू कैपिटल डी, स्मॉल डी इज इक्वल टू अल्फा डी। यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि जो भी पैरेलैक्स एंगल थीटा था और यहाँ पे जो एंगल मिल रहा है अल्फा, विच देट आर नॉट इक्वल, दोनों सेम नहीं है, हर एक कंडीशन में दोनों की वैल्यू कुछ ना कुछ डिफरेंट मिलेगी। सो अल्फा एंड डी बोथ आर द, अल्फा एंड थीटा बोथ आर द डिफरेंट वैल्यू। ओके, डी मिल गया, रेडियस निकालनी है तो रेडियस इज इक्वल टू क्या होगा, डायमीटर बाय 2,
रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2, सो अल्फा डी बाई 2 लिख सकते हो आप। मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है। मोस्टली जो भी प्लेनेट होते हैं स्फेरिकल होते हैं, मोस्टली जो भी प्लेनेट है वो स्फेरिकल है, और स्फीयर का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। सो v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि अल्फा डी बाई 2 क्यूब। सो आंसर इज 4/3 पाई अल्फा क्यूब डी क्यूब डिवाइड बाई 2 क्यूब 8, 4 2 जा 8, 2 4 8 कैंसल। सो आंसर इज अल्फा पाई अल्फा क्यूब डी क्यूब डिवाइड बाई 6, ये आंसर मिलेगा वॉल्यूम का। मुझे अभी मास फाइंड करना है। मान लो कि आपको मास फाइंड करना है तो डेंसिटी का फॉर्मूला चाहिए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, रो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अगर कोई भी चीज आप प्लेनेट से निकालो, मार्स से कोई भी चीज निकाल लो, तो उसकी डेंसिटी पता चल जाएगी, उसकी डेंसिटी पता चल जाएगी, और वॉल्यूम हमने यहाँ से निकाला, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम दैट इज द मास। तो मास का इक्वेशन क्या होगा, रो इंटू पाई इंटू अल्फा क्यूब इंटू डी क्यूब डिवाइड बाई 6, दैट इज द आंसर फॉर मास। समझ में आ रहा है? तो बाय यूजिंग द पैरेलैक्स मेथड वी कैन फाइंड एवरेजली डेंसिटी। डेंसिटी तो आप कैसे भी ऑब्जेक्ट को निकल फाइंड कर सकते हो, मास फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। हियर इज द टोटल मेथड। क्लियर फ्रेंड्स? आज के लेक्चर के अंदर इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे के जो प्रॉब्लम्स है, आगे की जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो पढ़ेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज गाइस सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर मोर टू योर फ्रेंड्स।